Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, and any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company specific queries. The numbers to call us on are 23314444, 23421050 and 23310464. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Harsh Ranjan. नमस्कार, हाजिर हैं मार्केट मंत्र के एक और ताजा अंक के साथ। इस कार्यक्रम में हम देश विदेश की आर्थिक खबरों का जायजा लेते हैं, साथ ही नजर डालते हैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजारों के चढ़ते उतरते ग्राफ पर, बात करते हैं घरेलू शेयर बाजारों की। दिन शनिवार का है। आज का दिन बेहद खास होता है हमारे श्रोताओं के लिए। श्रोतागण, आप चाहें तो हमसे शेयर मार्केट से संबंधित, देश की इकोनॉमी से संबंधित कोई सवाल हो आपके, सीधे पूछ सकते हैं फोन करके। 3 टेलीफोन लाइन्स हमने आपके लिए खोले हुए हैं। नंबर्स हैं 23314444, 23421050 और 23310464। किसी भी नंबर पर फोन करें, अपने सवाल पूछें। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मार्केट एक्सपर्ट राजीव रंजन उपलब्ध हैं। राजीव, आपका मार्केट मंत्रा में बहुत बहुत स्वागत है। वार्म वेलकम राजीव। नमस्कार। शुरू करते हैं मार्केट मंत्रा अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ। Ongoing trade negotiations with the US are complex and far from final, says Union External Affairs Minister S. Jaishankar. Domestic markets register biggest weekly gain since October. Sensex and Nifty surge 4% this week. And US markets rise for the 5th straight day on US-China trade talks progress. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि अमेरिका के साथ जारी व्यापार वार्ता जटिल है और अभी ये अंतिम निष्कर्ष से दूर है। घरेलू शेयर बाजारों में सप्ताह 4% से अधिक की बढ़त। और अमेरिका चीन के बीच व्यापार वार्ता प्रगति से अमेरिकी शेयर बाजारों में लगातार 5वें सत्र में बढ़त। External Affairs Minister S. Jaishankar has said that the ongoing trade negotiations with the US are complex and far from final. Mr. S. Jaishankar said this on Donald Trump's statement, in which he claimed that India offered to remove all tariffs on American goods. Talking to reporters, Mr. Jaishankar said, between India and the US, trade talks have been going on, and trade deal has to be mutually beneficial, and it has to work for both the countries. Earlier, US President said that he was in no rush to finalize a trade deal despite the apparent breakthrough. In an interview, Donald Trump said he is not planning to make deals with everybody. We have got 2 callers online with us, one from Delhi, the other from Mumbai. First, we go over to Delhi to Yogesh. A warm welcome, Yogesh. Thank you so much. What's your question? नमस्कार जी। सर, हमारा सवाल ये है कि मार्केट में जरूर बढ़ोतरी हुई है, लेकिन वैल्यूएशन को लेकर के अभी आपका क्या मानना है? क्या अभी भी स्मॉल कैप हमारे जो है वो अट्रैक्टिवली वैल्यूड हो गए हैं, या फिर अभी थोड़ा वेट करना चाहिए? अगर किसी को थोड़ा बड़ा पैसा लगाना है, लमसम लगाना है मार्केट में, तो क्या वैल्यूएशन के अभी गिरने के चांस लग रहे हैं? या फिर कि अभी बर्कशायर हाथवे जो वारेन बफेट की कंपनी है वो भी रिकॉर्ड कैश पर बैठे हुए हैं, तो क्या अभी मार्केट आपको पहली वैल्यू से थोड़े ज्यादा वैल्यूड लग रहे हैं? जी योगेश जी, आपने कई सारी चीजें एक साथ पूछी हैं और खासतौर पे उनका कंसर्न वैल्यूएशन को लेकर के है। तो देखिए, बाजार बीच में काफी गिरा था, वहां से काफी संभल भी चुका है। 25,000 के ऊपर निफ्टी आ चुका है। आपका जो पिछला रिकॉर्ड था अक्टूबर का, वो 26,300 के आसपास का था, वहां से बहुत दूर नहीं है हम।
तो ये समझना होगा आपको कि आपको बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक तरीके से जाकर, चाहे लार्ज कैप हो या मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो, तीनों कैटेगरीज में आपको वैल्यूएशंस को बहुत ही क्लोजली या स्टॉक स्पेसिफिक तरीके से समझ करके आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको ये एक जनरल थंब रूल अभी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आपको हर कैटेगरी में आपको ओवर वैल्यूड शेयर्स मिलेंगे, आपको अंडर वैल्यूड शेयर्स भी मिलेंगे। काफ़ी शेयरों में जिसमें पिछले कुछ महीनों के अंदर काफ़ी गिरावट आई थी, वहां पर अभी भी वैल्यूएशन का एक अच्छा आपको डिस्काउंट मिल सकता है, लेकिन आपको स्टॉक स्पेसिफिक होकर के सर्च करना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। और वॉरेन बफेट जी की रणनीति क्या रही है, वो कैश पर क्यों बैठे रहे हैं, मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि बड़े लोगों की हेडलाइन सुन करके आप अपने निवेश का फैसला न लें। आप निवेश करते समय खुद अपनी रिसर्च और अपनी रिस्क एपेटाइट, या कहें कि अपनी स्ट्रेटजी, आपको अपना पोर्टफोलियो किस तरह से चलाना है, उस पर ध्यान दें। मेहुल मुंबई से हमारे साथ हैं। मेहुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल है? हाँ, हेलो, गुड इवनिंग सर। जी, पूछ लें सवाल। हाँ, मुझे ये पूछना है कि बैंक एफडी और कंपनी एफडी का इंटरेस्ट आता है ईयरली, उसमें कितना लिमिट है कि जिसका पर टीडीएस ना कटे, यानी 15G कितना लिमिट पर भरना चाहिए? जी राजीव, इन्होंने तो शुरुआत की 2 सवाल से, एक बैंक एफडी और एक कंपनी एफडी, और कितना इसमें इंटरेस्ट मिले ताकि उसमें इनका वो टीडीएस ना काटें। देखिए, जब आप बैंक में अगर जमा कर रहे हैं तो आप उस समय बैंक से पूछ लें कि आपको 15G जो है वो जमा कराना है, वो जमा करा लेते हैं और इसकी लिमिट भी वो बता देंगे। लेकिन राजीव, आपसे सवाल ये है कि बैंक एफडी और कंपनी एफडी में फर्क क्या है? आमतौर पर हम देखते हैं कि जो कंपनीज की एफडी होती हैं, थोड़ा सा उनका ब्याज का प्रतिशत जो है वो ज्यादा होता है। जी बिल्कुल, लेकिन अब कंपनियां तो हजारों हैं और उनमें हर तरह की कंपनियां हैं और सबके ग्रेड अलग हैं, सबकी क्रेडिट रेटिंग अलग होती है। जब आप एक बैंक में पैसा जमा करते हैं तो आपको वहां पर ज्यादा भरोसा होता है, वो ज्यादा सिक्योर्ड माने जाते हैं। कंपनी एफडी, उसमें आपको काफी AAA रेटिंग वाली कंपनियां भी मिल सकती हैं और ऐसी कंपनियां भी मिल सकती हैं जो बहुत कम रेटिंग वाली हों। वहां पर आपको बहुत सोच समझ करके निवेश करना चाहिए, और चाहे जितनी बड़ी से बड़ी कंपनी हो, उसकी जो आप कह लें कि सुरक्षा की धारणा होगी वो किसी सरकारी बैंक की तुलना में कम ही रहेगी। तो सरकारी बैंक सुरक्षा की धारणा के मामले में हमेशा आगे रहेंगे। जो बड़े निजी बैंक हैं उनको लेकर के भी आप बहुत निश्चिंत रह सकते हैं। कंपनी एफडी, वहां पर आपको हमेशा मान के चलना पड़ेगा कि रिस्क थोड़ा ज्यादा है। बिल्कुल, और बैंकों में आप जब भी उसको चाहें बड़ी आसानी से लिक्विडेट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। आमतौर पर कंपनियों में थोड़ी सी इससे लिक्विडिटी की दिक्कत हो सकती है। और जो आपका पहला सवाल था, अगर 40,000 रुपए से ज्यादा का सालाना इंटरेस्ट बनता है आपका, तो बैंक उस पे टीडीएस काट सकता है। इसके लिए आप उनसे बात करके और फॉर्म 15G जमा करा सकते हैं। सुभाष अगले कॉलर होंगे फरीदाबाद से। नमस्कार सर। नमस्कार सर। जी नमस्कार, सवाल पूछ लें। सर, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ। मेरे ना एक मकान खरीदा हमने सर, उस खरीदने में प्रोसेस चल रहा है सर। वो वाइफ के नाम पे खरीद रहा है सर। उसमें फाइनेंस करने के लिए क्या सर मैं अपने अकाउंट से और अपने बेटे के अकाउंट से कर सकता हूँ उसको पेमेंट वगैरह? जी सुभाष जी, अगर आप अपनी पत्नी के नाम से मकान खरीद रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि पैसा आपकी पत्नी के खाते से ही जाना चाहिए। अब उसमें ये हो सकता है कि आप अपनी पत्नी को पैसे दें और फिर उनके खाते से पैसा जाए। आपके बेटे भी अपनी माँ को गिफ्ट दे सकते हैं और उसके बाद उनके खाते से पैसा जा सकता है। लेकिन अगर आप अपनी पत्नी को गिफ्ट के तौर पर पैसे दे रहे हैं और उस पैसे से वो मकान खरीदती हैं, तो आगे चल करके ये ध्यान रखिएगा कि क्लबिंग का एक मुद्दा आ सकता है। यानी अगर उस मकान से कोई इनकम जनरेट होती है तो उसे फिर आपकी आय में क्लब किया जा सकता है। Rajiv, just a correction. From this year onwards, it's going to be 50,000. The interest schedule, TDS, हाँ, उसमें हमारे पैनल ने हमें इसको अपडेट किया है कि इस साल से अगर बैंक पर एफडी 50,000 एफडी पर इंटरेस्ट 50,000 रुपए से ज्यादा है तो उस पर आपको टीडीएस लगेगा। लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो ये सीमा 1 लाख रुपए तक की है। From Bengaluru, we are now joined in by N.R. Prasad. A warm welcome, Mr. Prasad. Hi, good evening, Market Mantra. Hello, Rajesh. Hello, Harsh.
Mr. Rajiv Ranjan, two questions. Actually, after this Operation Sindoor, I made a list of all the companies which are associated with the defense sector. I'm very confident that these companies will do well in the long run. So I shortlisted 4 or 5 companies. What is your view, opinion on investing in these defense associated companies in the next 1 year time? My second question is, although US has paused this tariff war for about 90 days, some of the IT companies are still not doing very well, sir. Should we book the as is various condition the profit now, or should we wait for till July and book our profit? Thank you. These are my 2 questions. जी मिस्टर प्रसाद, पहला सवाल आपका ऑपरेशन सिंदूर के चलते डिफेंस सेक्टर के आउटलुक को संबंधित है। तो वहाँ चूंकि आपका टाइम फ्रेम देखिए 1 साल का है, तो जहाँ इस सेक्टर के संभावनाएं बहुत बड़ी हैं और भारत की जो डिफेंस कंपनियां हैं उनका कामकाज अगले कुछ वर्षों में काफ़ी बढ़ सकता है, काफ़ी तेज़ी से। अब वो एक गैस हज़ार्ड करना ठीक नहीं होगा कि वो 3 साल में दोगुना हो जाएगा या 5 साल में दोगुना हो जाएगा। कई लोग कई तरह के अनुमान लगाते हैं, लेकिन इतना निश्चित है कि हाँ, ये सेक्टर काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ने वाला है। लेकिन उसमें समय जो लगेगा अगले कुछ वर्षों का होगा, और आप 1 साल के टाइम फ्रेम में अगर ये चाहते हैं कि डिफेंस सेक्टर उन संभावनाओं का एक जो मूल्यांकन आपके सामने रख दे, वो शायद मुश्किल होगा। इस समय वैल्यूएशन काफ़ी बढ़ गए हैं डिफेंस कंपनियों के। तो अगर आप इस सेक्टर में कहीं पैसा लगा रहे हैं तो बहुत ध्यान से लगाएं। आपने बताया 4 कंपनियां आपने चुनी हैं, आप उनको काफ़ी अच्छी तरह से समझें, उनकी फंडामेंटल स्टडी करें। 1 साल में ऐसा नहीं है कि ये कंपनियां कोई चमत्कार करने वाली हैं अपने रेवेन्यूज़ के मामले में या प्रॉफिट्स के मामले में। जो चमत्कार होगा वो होने में कई साल लगेंगे। बिल्कुल। And what about the IT companies? They've been given 90 days. China pause is there. ये 90 डेज का पॉज जो है, इसने थोड़ा सा एक कह लें कि टेम्पररी रिलीफ दिया है, लेकिन इसके चलते अभी भी जो हमारी आईटी कंपनियों के कस्टमर्स हैं अमेरिका में, जो वहाँ की बड़ी कंपनियां हैं जो हमारे आईटी कंपनीज को काम देती हैं, उनके सामने अभी भी भविष्य की योजनाएं बनाने के लिए बहुत क्लैरिटी नहीं है। तो इसलिए अभी भी वो वेट एंड वॉच वाले मोड में ही रहेंगे, और इसीलिए बाजार भी आईटी कंपनियों को लेकर के वेट एंड वॉच के मोड में ही रहेगा। तो अगर आपको कहीं लगता है कि अच्छा प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि बीच में काफ़ी वॉलेटिलिटी रही है, तो अभी आप इसे एक टैक्टिकल नज़रिए से ही देख सकते हैं आईटी सेक्टर को। अभी ये मान करके कि बहुत हम इसमें 5 साल के सो जाएंगे, उस तरह वाला अप्रोच लेकर के अभी शायद आईटी सेक्टर को नहीं देखा जा सकेगा। आपको बहुत विजिलेंट रहना पड़ेगा इसमें। बिल्कुल। मीनू अगली कॉलर है हमारी दिल्ली से। मीनू जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या सवाल है? गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, और मेरा एक्चुअली सवाल जो है वो न्यू टैक्स रिजीम को लेकर हाउसिंग लोन से है। क्या इसका कोई बेनिफिट मिल पाएगा हम प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉइज को आगे आने वाले टाइम में ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर? जी मीनू जी, अगर आपको न्यू टैक्स रिजीम का फायदा लेना है, और जैसा बजट में बताया गया था कि 12 लाख रुपए तक की आमदनी टैक्स फ्री हो जाएगी या जीरो टैक्स हो जाएगा, टैक्स फ्री कहना गलत होगा, जीरो टैक्स हो जाएगा जी। लेकिन उसके लिए फिर आपको ये हाउसिंग लोन वाला बेनिफिट वहां पर नहीं मिलेगा। आपको अगर हाउसिंग लोन अगर आपने ले रखा है और उसका आपको मतलब बेनिफिट लेना है टैक्स में, तो आपको फिर पुरानी रिजीम में ही रहना पड़ेगा अभी। From Mumbai, we are joined in by Ratnakar. A warm welcome, Ratnakar. हेलो। Yeah, सवाल पूछे Ratnakar. हेलो। Please ask your question. हाँ, गुड इवनिंग सर। Yeah, good मेरा evening. सवाल है कि अभी मार्केट में डिफेंस सेक्टर आर मार्चिंग अहेड, तो ऐसे में डिफेंस सेक्टर से प्रॉफिट बुक करना चाहिए कि बने रहना चाहिए, ये एक सवाल है। तो दूसरा सवाल है कि आईटी सेक्टर का अभी भविष्य क्या है, आईटी सेक्टर में बने रहना चाहिए क्या निकलना चाहिए? थैंक यू जी। रत्नाकर जी, अभी जो मिस्टर प्रसाद ने पूछा था एग्जैक्टली वो भी यही जानना चाहते थे। मोटा मोटी आप ये समझ लीजिए, वैल्यूएशन के ऊपर डिफेंस सेक्टर में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, और आईटी सेक्टर में जो वोलेटाइल सिचुएशंस हैं उसके बीच में आपको काफ़ी विजिलेंट रहना पड़ेगा। यही बात मैंने प्रसाद जी को भी कही थी, संक्षेप में आपके लिए भी। कुमार नाइक फ्रॉम कर्नाटका इज विद अस। Mr. Naik? Yeah, Mr. Naik, please go ahead. Hello, good evening, entire team. This is Kumar Naik from... Yes, please.
Since I am a basic learner and I want to know that before investing in mutual fund and share market, which are the aspects we need to look out and what aspect we need to consider before investing. So this is my question, and if you could explain briefly, so it would help us. Thank you. जी, कुमार नाइक जी बेसिक्स समझना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बेसिक्स को समझे बिना आप कहीं भी पैसा लगाएं ये ठीक नहीं है। और आपने म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट दोनों के बारे में समझना चाहा है। देखिए, बहुत इस कार्यक्रम की सीमित अवधि में आपको बहुत ज़्यादा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन स्टॉक्स को अगर सीधे सीधे समझना है तो आप वहाँ पे दो चीज़ें देख सकते हैं। उसके जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, हर 3 महीने पे कंपनियां अपने रिजल्ट्स रखती हैं, उनको आप पढ़ें, देखें, समझें। साथ में जो उनके प्राइस पैटर्न्स होते हैं, अगर आप उसको देखना चाहें, उनके पैटर्न को कम से कम बेसिक तौर पे समझना चाहें, तो उसके लिए आप थोड़ा सा टेक्निकल्स का सहारा ले सकते हैं। लेकिन मेरी सलाह रहेगी कि चूंकि आप बिल्कुल नए हैं, तो आप सबसे पहले शुरुआत करें म्यूचुअल फंड से, और वहां पर आपके लिए या तो इंडेक्स फंड बेहतर रहेगा या फिर आप फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के किसी फंड को चुनें, जहां भी जिस फंड हाउस के साथ आपको कंफर्ट हो। थोड़ा सा देख लीजिए वो फंड कैसा करता रहे पहले, उसके हिसाब से आप चुनाव करें। और अगर म्यूचुअल फंड के लिए कल आप फोन करें संडे को, तो हमारा एक म्यूचुअल फंड स्पेशल सेगमेंट होता है रविवार को ऑन संडेज, वहां वो आपको बताएंगे कि कौन सा फंड चुने। क्योंकि जैसा राजीव बता रहे थे, अगर आपके पास इफ यू हैव टेन्योर ऑफ मोर देन 3 years or to 5 years, you can go for a flexi cap fund. अतनु शाह कोलकाता से हमारे साथ हैं। अतनु जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या सवाल है? नमस्कार सर। नमस्ते सर, my question is about our Indian rainfall and its percentage. Rainfall and its percentage, and is this year effect on our stock exchange market? And my second one, this is this year, do you expect a new height? What is your जी अतनु जी बेसिकली राजीव ये जानना चाह रहे हैं कि रेनफॉल मतलब मानसून और शेयर मार्केट का क्या पे होता है, सेंटिमेंट्स पे जो बिल्कुल। अब देखिए, मानसून आज की तारीख में भी भारत के लिए बहुत एक महत्वपूर्ण फैक्टर है और शेयर बाजार बहुत बारीकी से इस पे नजर रखता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर रोज के उतार चढ़ाव में इसका असर होगा। जब भविष्यवाणियां आती हैं कि मानसून कैसा रहने वाला है इस बार, तो उसके चलते बाजार एक मोटा मोटा आकलन कर लेता है कि हमारी अर्थव्यवस्था पर इसका बड़ा असर कैसा रहने वाला है। और इस बार के लिए जो अनुमान आए हैं, चाहे मौसम विभाग की ओर से हों या फिर निजी एजेंसियों के भी अनुमान है, वो सामान्य से बेहतर मानसून रहने के अनुमान है। तो ये एक तरह से बाजार के लिए कंफर्टिंग फैक्टर होता है। लेकिन बाजार के सामने हर रोज नए मुद्दे होते हैं, उन नए मुद्दों पर हर रोज इसका नया रिएक्शन आता है। आपको एक अंडर करंट के तौर पे जरूर इससे सपोर्ट मिलता है कि मानसून अच्छा रहने वाला है। के शुक्ला joins us from Maharashtra. A warm welcome. जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। माय क्वेश्चन इज कि ये जो बैंक का एफडी है या फिर सेविंग अकाउंट पे जो इंटरेस्ट मिलता है, उसकी अपेक्षा महंगाई अधिक बढ़ता है या फिर लगभग बराबर ही रहता है? जी, देखिए शुक्ला जी, बहुत महत्वपूर्ण बात पर आपका ध्यान है और इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ। हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी एसेट में, जैसे बैंक एफडी है या सेविंग्स अकाउंट में जो आप पैसा रखते हैं या म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं या किसी और जगह पैसा लगाते हैं, गोल्ड में, कहीं भी आप निवेश करते हैं, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना होता है कि उससे मिलने वाला रिटर्न इन्फ्लेशन की यानी महंगाई की दर से हमेशा थोड़ा ऊपर रहे, तभी वास्तव में आपको फायदा होता है। अगर आपको जो फायदा मिल रहा है, रिटर्न मिल रहा है, वो अगर महंगाई से कम है, तो असल में आप एक तरह से नुकसान में होते हैं। तो आपकी बहुत सही जगह पे नजर है। बैंक एफडी आमतौर पे महंगाई के आसपास चलते हैं, कभी थोड़ा ऊपर नीचे चलता रहता है, क्योंकि महंगाई दर भी घटती बढ़ती रहती है। सेविंग्स में निश्चित रूप से आप महंगाई से थोड़ा कम ही ब्याज पाते हैं, तो सेविंग्स अकाउंट में आपको
काम भर का पैसा रखना चाहिए हमेशा ही। एफडी आपको समय समय पर देखते रहना चाहिए और 6.5 से 7% के बीच आमतौर पर ब्याज दरें अभी चल रही हैं। तो महंगाई से थोड़ा ऊपर, लेकिन अगर आप उसमें टैक्स का कैलकुलेशन जोड़ लें वो सबके लिए अलग अलग हो जाता है, तो इसलिए आपको महंगाई से थोड़ा ऊपर शायद मिलता है। इसीलिए हमारे इस मंच पर, मार्केट मंत्रा के मंच पर, ज्यादातर एक्सपर्ट्स का यही सुझाव होता है कि अगर आपके पास 3 से 5 साल का समय है, आपको इन्वेस्ट करना है, तो एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में जाएं। एक सेफ इन्वेस्टमेंट है, आमतौर पर 12 से 15% के बीच आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन वहां भी आपको समझना पड़ेगा एसआईपी कहाँ, किस फंड में, हर फंड की चाल अलग होगी। जी जी बिल्कुल। पंकज अगले कॉलर होंगे दिल्ली से। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछ लें। गुड इवनिंग सर, पूरी मार्केट मंत्रा टीम को। सर, मैं आपके माध्यम से एक क्वेश्चन भी पूछना चाह रहा हूं और एक सवाल भी रेज करना चाहता हूं कि मैं एक खुद भी पर्सन विद डिसेबिलिटी हूं, मैं ब्लाइंड पर्सन हूं, और ओल्ड टैक्स रिजीम में 1,25,000 का एक पर्सन विद डिसेबिलिटी को बेनिफिट मिलता था। न्यू टैक्स रिजीम में वो बेनिफिट हटा दिया और डिसेबिलिटी अलाइंसेस से जितने भी अप्लाइंसेस होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उससे भी 18% का सर्विस टैक्स लगा हुआ, जीएसटी लगा हुआ है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन की दृष्टि से पर्सन विद डिसेबिलिटी का एक्सक्लूजन हो रहा है। तो मैं आपका एक एक्सपर्ट ओपिनियन चाह रहा हूं कि सरकार को इस इश्यू को किस तरह से डील करना चाहिए। जी देखिए पंकज जी, जहां तक जो टैक्स इंसेंटिव्स की बात है, तो particularly the new regime। जी हाँ बिल्कुल। तो न्यू रिजीम में असल में लिमिट इतनी ऊंची कर दी गई है कि अब आपको किसी भी इंसेंटिव के बारे में सोचने की वहां तक जरूरत ही नहीं पड़ती है। अगर आप ओल्ड रिजीम में रहें और सारे इंसेंटिव अवेल करते रहें, तब भी अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो न्यू टैक्स रिजीम में आपको बिना किसी इंसेंटिव के ज्यादा ही फायदा मिलता है, आपके हाथ में ज्यादा ही पैसे बचते हैं। तो सरकार की नजर वहां है कि जो बहुत तरह के इंसेंटिव्स हैं, उसमें एक जो आपने जिक्र किया, निश्चित रूप से एक अपील करती है वो बात कि हाँ, जो विशेष लोग हैं उनके साथ थोड़ा सा विशेष टैक्सेशन वाला भी रुख रखना चाहिए। लेकिन इन जनरल सरकार ने ये नजरिया दिया है कि पूरी लिमिट ही इतनी ऊंची करती है कि अब आपको उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। जहां तक इनडायरेक्ट टैक्स की बात है, तो वहां पर सरकार ने जैसे हाल में एक विचार रखा कि इंश्योरेंस पे थोड़ा टैक्स कम होना चाहिए। इसी तरह से आपका भी जो मामला है, आप जिस बात की ओर ध्यान दिला रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि सरकार के सामने अगर ये बात ठीक तरह से पहुंचे तो शायद वहां भी सहानुभूति के साथ विचार होगा। महेश फ्रॉम दिल्ली इज विद अस नाउ। अ वार्म वेलकम महेश। गुड इवनिंग सर। एक्चुअली यही पूछना था मुझे, जो ETF जो है थ्रू डीमैट जो कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, हाउ इट इज एक्चुअली बेटर देन ए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, उसके बारे में जानना था विद रिस्पेक्ट टू द टैक्स एफिशिएंसी एंड अदर थिंग्स। जी देखिए महेश जी, ETF का जहां तक संबंध है, तो ETF आप डीमैट अकाउंट के माध्यम से ही खरीदते हैं और किसी ब्रोकिंग फर्म के पास आपका डीमैट अकाउंट होना चाहिए। बैंक वगैरह भी खोलते हैं डीमैट अकाउंट। जहां तक आप सीधे किसी म्यूचुअल फंड के पास जाकर के उनके इंडेक्स फंड या दूसरे फंड डायरेक्टली खरीदते हैं, उनके माध्यम से उनकी वेबसाइट पर जाकर, या बहुत सारे ऐप भी हैं, तो मूल रूप से वहां पर आपको डीमैट खाते की जरूरत नहीं पड़ती है। टैक्सेशन के लिहाज से आप ये समझ लें कि जो इक्विटी फंड्स होंगे उनका टैक्सेशन और डेट फंड्स का टैक्सेशन आपको इस तरह से देखना पड़ेगा। वहां पर मुझे लगता है कि ETF में अभी बहुत ज्यादा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको इक्विटी और डेट के नजरिए से ज्यादा देखना है। संजय मुंबई से होंगे हमारे अगले कॉलर। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या सवाल है? नमस्कार सर जी। सर यदि सर हम म्यूचुअल फंड से रिडीम करते हैं सर, तो सर उसका सर क्या हिसाब है सर, कितना % हमारा कटेगा, क्या क्या है, इसके बारे में प्लीज बता दीजिए। जी देखिए, म्यूचुअल फंड की जिस भी स्कीम में आपने पैसा लगा रखा है, हर दिन उसकी NAV घोषित होती है। आप जिस दिन भी रिडेम्पशन की रिक्वेस्ट डालेंगे, उस दिन जो भी NAV रहेगी उसके हिसाब से आपको पैसा वापस मिल जाएगा। लॉक इन पीरियड का भी कुछ है? हाँ, सिर्फ एक ध्यान रखना होगा कि अगर आप बहुत जल्दी, जैसे मान लीजिए कुछ स्कीम्स में होता है 1 साल का समय होता है, कि आपको इतने समय के अंदर अगर आप पैसा निकालेंगे तो आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा।
वो एग्जिट लोड अलग अलग स्कीम में कहीं पे 1% भी होता है, कहीं अलग भी हो सकता है। बहुत सारी स्कीमों में छोड़ दिया जाता है कि एग्जिट लोड नहीं होगा। वो आपको अपनी पर्टिकुलर स्कीम के एग्जिट लोड के बारे में पता करना होगा और उसकी टाइम लिमिट के बारे में पता करना होगा। बिल्कुल। और अगले कॉलर के पास जाने से पहले ये देख लेते हैं कि ये सप्ताह कैसा रहा भारतीय शेयर बाजारों के लिए। सेंसेक्स निफ्टी के लिए तो बहुत ही रौनक भरा रहा, क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी दोनों 4% से अधिक बढ़े। अक्टूबर 2024 के बाद ये सबसे बड़ी पहली साप्ताहिक उछाल रही है। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव कम होने और अमेरिका चीन व्यापार वार्ता की प्रगति से बाजार में बढ़त देखी जा रही है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स इस सप्ताह 2876 अंक बढ़ा, 82,330 पर आ गया, जबकि निफ्टी भी 25,000 के पार पहुंच गया। विस्तारित बाजार में मिड कैप सूचकांक में 7% और स्मॉल कैप सूचकांक में वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में वॉपिंग 9% से अधिक बढ़त दर्ज की गई। Sushil from Delhi is with us. Warm welcome, Sushil. हेलो जी सुशील, सवाल पूछे अपना। नमस्कार सर, मैं आप सभी को नमस्कार करता हूँ। मैं सुशील कुमार नई दिल्ली से बात कर रहा हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपके कार्यक्रम में मैंने सुना था कि कई बार गोल्ड 30 से 40% तक भी गिर जाता है, तो क्या सिल्वर और गोल्ड दोनों 50,000 के आसपास आ सकते हैं? कुछ ऐसा अनुमान है तो मुझे बताइए। क्या वेट? जी देखिए, सुशील जी की नज़र है गोल्ड और सिल्वर की वोलेटिलिटी पे। ये बात सही है कि आम धारणा के विपरीत गोल्ड खास तौर पे वोलेटाइल रहता है, और सिल्वर की वोलेटिलिटी तो लोग पहले से समझते भी हैं, लेकिन कई बार पॉपुलर परसेप्शन यही है कि अच्छा सोना खरीद लो, उसका भाव घटेगा नहीं। रोज रोज घटते बढ़ते रहते हैं, और कई बार पीक बनाने के बाद, जैसे अभी हाल ही में जो पीक बने हैं, चांदी 1 लाख रुपए के ऊपर चली गई थी, वहां से थोड़ा रिवर्स हुआ है। गोल्ड में भी कुछ करेक्शन हुआ है, लेकिन अब वो करेक्शन जिस लिमिट तक हमारे दर्शक, हमारे श्रोता कह रहे हैं, वो संभावनाएं उस तरह की भविष्यवाणियां करना तो बहुत मुश्किल है। U.S. markets rose for the 5th straight day yesterday, buoyed by the U.S.-China tariff truce earlier in the week, even as economic survey data showed deterioration in consumer sentiment. The Dow Jones Industrial Average rose 332 points or 0.8% to 42,655. The S&P 500 gained 41 points or 0.7% to 5,959, and the Nasdaq Composite gained 99 points or 0.5% to 19,211. For the week, the S&P 500 gained about 5.3%, while the Nasdaq rose 7.2% and the Dow added 3.4%. जयपुर से जितेंद्र जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। जितेंद्र जी, अब समय कम है, जल्दी से सवाल पूछ लें। हाँ सर, ये सर शेयर को स्प्लिट और बोनस क्यों करते हैं? स्प्लिट और बोनस। जी जी, बहुत बेहतर सवाल। राजीव, यदि व्यावहारिक जवाब दूं तो आमतौर पे जब किसी शेयर की वैल्यू काफी बड़ी लगने लगती है, यानी एक शेयर की कीमत 4 अंकों में चली जाती है, कई बार लोगों को, प्रमोटर्स को लगता है, कंपनियों को लगता है कि अच्छा इसका भाव थोड़ा सा मतलब पर शेयर प्राइस जो है वो कम होनी चाहिए, तो वो इस तरह के रास्ते अपनाते हैं। संक्षेप यही है। और कई बार ये भी होता है कि अगर किसी शेयर के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जैसे कई शेयर ऐसे हैं जिनकी कीमत 1 लाख रुपए से भी ज्यादा है, उदाहरण के तौर पर MRF टायर्स, तो आप देखें कि उनका ट्रेड वॉल्यूम कम हो जाता है। ये बात हम जानकारी के लिए बता रहे हैं, और मार्केट में आम लोग भी जिनके पास कम पैसे हैं निवेश करने के लिए, वो खरीद सके, तो उसको स्प्लिट किया जाता है। राजीव, वेरी वेरी क्विकली, a weekend can change more than just a calendar. It can reshape the market psychology, perception, etc. Quickly, what do you anticipate coming in the coming week? जी, अभी थोड़ा सा डाइजेस्ट करेगा मार्केट। पिछले वीक के जो गेन्स हुए हैं उनको थोड़ा सा डाइजेस्ट करने की कोशिश करेगा, और खासतौर पे ट्रम्प साहब का नया बयान क्या आता है इस पर नजर रहेगी। अमेरिका और चीन के बीच की जो समझौते की बातचीत चल रही है, और साथ ही हमारे समझौते की जो बातचीत चल रही है, दोनों पे नजर रहेगी। Thank you for being with us and for answering the queries of our listeners. And before we close, the headlines once again. Ongoing trade negotiations with the US are complex and far from final, says Union External Affairs Minister S. Jaishankar. Domestic markets register biggest weekly gains since October. Sensex and Nifty surge 4% this week, and US markets rise for the 5th straight day on US-China trade
talks progress. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Namaskar. Market Mantra.